वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों हमने जो कल चैप्टर स्टार्ट किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, उसके अंदर मैंने आपको 10 इलस्ट्रेशन तक बता दिया था। ठीक है, अभी हमारे ये सम 24 तक है अकॉर्डिंग टू न्यू बुक। तो मैंने 10 तक बता दिया था कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। आज हम 11 to 24 करते हैं, ध्यान से समझना। डेफिनेट है इसके अंदर सारी हेडिंग्स और सब हेडिंग पूछेगा, सारे क्वेश्चंस एक जैसे ही हैं। अब आप आगे बुक खोल के बैठनी है, इलस्ट्रेशन 11th निकालो। सेम अंडर व्हाट हेडिंग पूछ रहा है, विल शोन द फॉलोइंग आइटम इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। कंपनी की बैलेंस शीट की ये आइटम दी हुई है, ये कह रहा है कौन सी हेडिंग में आएंगी। अब उसने ये नहीं पूछा मेजर हेडिंग या सब हेडिंग, तो आपको दोनों बतानी है। तो आइटम्स गिवन है, इनकी हेडिंग और सब हेडिंग बतानी है, ध्यान से समझना। सेम मतलब आप आगे बुक खोल के बैठो, मैं सबकी एक्सप्लेनेशन बोलती जाऊंगी तो आपको क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो जब आप लेक्चर देख रहे हो आगे बुक खोल के बैठनी है आपने कि किसकी क्या हेडिंग होती है और क्या सब हेडिंग होती है। सीरियल नंबर, आइटम, मेजर हेडिंग, सब हेडिंग। ठीक है, इस तरह से टेबल में ही आपका इसमें एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसमें से। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया बच्चे सीरियल नंबर, ये हो गई आपकी आइटम्स, ये हो गई मेजर हेडिंग एंड सब हेडिंग्स। मेजर हेडिंग एंड सब हेडिंग। ठीक है, अब देखो आइटम देखते जाओ। सबसे पहले क्या गिवन है इसके अंदर, फर्स्ट आइटम गिवन है गुडविल। बच्चे आप सबको पता है गुडविल हमारी असेट होती है। असेट साइड में 2 हेडिंग है, करंट असेट्स और नॉन करंट असेट। करंट असेट्स होती हैं विच इज टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। तो लेकिन रेपुटेशन 1 साल के अंदर कैश में तो कन्वर्ट होती नहीं है, क्योंकि जब ये बिजनेस बिकेगा तब सेल हो सकती है। तो ये नॉन करंट असेट्स है। तो इसकी मेजर हेडिंग तो बनेगी बच्चे नॉन करंट असेट्स गुडविल की। और आपको पता है नॉन करंट असेट में सब हेडिंग इसकी बनती है फिक्स असेट्स। फिक्स असेट में भी गुडविल टेंजिबल नहीं है, इनटेंजिबल असेट है। तो आपने यहां पे बताना है ये इनटेंजिबल असेट्स है। ठीक है, इनटेंजिबल असेट्स। तो इस तरह से आपने अटेम्प्ट करना है इसको। ठीक है, फिक्स असेट, लेकिन फिक्स असेट में भी 4 थे, टेंजिबल, इनटेंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एंड कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एंड इनटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आओ, इसमें नेक्स्ट आइटम आ रही है अनक्लेम डिविडेंड। अनक्लेम डिविडेंड, हाँ बच्चे, अनक्लेम डिविडेंड मैंने आपको कल बताया था कि शेयर होल्डर के को हमने डिविडेंड भेज भी दिया है। एनुअल जनरल मीटिंग में डिक्लेयर हो गया, हमने शेयर होल्डर को भेज भी दिया है, लेकिन शेयर होल्डर घर ने मेरा चेक वापस आ गया। अब शेयर होल्डर क्लेम करेगा कंपनी पे कि मेरा डिविडेंड नहीं आया। तो जब तक शेयर होल्डर क्लेम नहीं करता, मेरे पास ये डिविडेंड अनक्लेम डिविडेंड के नाम से पड़ा रहेगा या अनपेड डिविडेंड। लेकिन शेयर होल्डर 1-2 महीने में तब तक तो क्लेम कर लेगा, तो मुझे 1 साल से पहले ही ये वापस करना पड़े, मतलब शेयर होल्डर को देना पड़ेगा। तो ये अनक्लेम डिविडेंड मेरी करंट लायबिलिटी है। ठीक है, करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटीज में सब हेडिंग है 4। सबसे पहली शॉर्ट टर्म बोरिंग, तो डिविडेंड कोई लोन की अमाउंट तो नहीं है। ट्रेड पेबल में क्रेडिटर बीपी आ रहे हैं, प्रोविजन वर्ड नहीं है, तो जिसकी वजह से ये किस में आएगा, अदर करंट लायबिलिटी। तो बचे हुए अदर करंट लायबिलिटी में आ जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है बच्चे प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स, बच्चे आपको पता है एट द एंड ऑफ ईयर जब कंपनी में प्रॉफिट होता है, आपको पता है रिजर्व और प्रोविजन में फर्क होता है। रिजर्व होता है अनॉन लॉसेस के लिए, ऐसे लॉसेस जो मुझे पता ही नहीं है होंगे या नहीं होंगे। हमने प्रॉफिट का कुछ पार्ट निकाल के रख लिया, रिजर्व में डाल दिया अनॉन लॉसेस के लिए, तो उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं रिजर्व। लेकिन जो नॉन लॉसेस होते हैं या नॉन एक्सपेंसेस होते हैं, मुझे पता है होंगे लेकिन उनकी अमाउंट की सर्टेनिटी नहीं होती, तो हम उनके लिए प्रोविजन वर्ड यूज करते हैं, रिजर्व वर्ड यूज नहीं करते। आपको पता है जब एट द एंड ऑफ ईयर 31 मार्च को प्रॉफिट हुआ कंपनी में, तो हमें पता है टैक्स देना पड़ेगा लेकिन अमाउंट नहीं पता।
तो हमने प्रॉफिट का कुछ पार्ट निकाल के रखा, किस नाम से निकाल के रखा, प्रोविजन फॉर टैक्स के नाम से। लेकिन ये टैक्स के लिए पैसे निकाले, ये विद इन 1 ईयर हमें पे करने पड़ेंगे, इसलिए प्रोविजन फॉर टैक्स करंट लायबिलिटी में आता है। ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन नहीं है, ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, ठीक है। तो करंट लायबिलिटी में आएगा। और आपको पता है, क्लियर वर्ड आ रहा है प्रोविजन, तो आपको पता है करंट लायबिलिटीज में लास्ट सब हेडिंग है प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन है क्योंकि विद इन 1 ईयर पे हो जाता है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, करंट लायबिलिटी हेडिंग और शॉर्ट टर्म प्रोविजन सब हेडिंग में आएगा। उसके बाद बचे 4th नंबर पे आ रहा है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ये तो हम कई बार कर चुके हैं, प्रीमियम रिजर्व। इश्यू ऑफ शेयर वाले चैप्टर में भी हमने किया था एसपीआर। आपको पता है एसपीआर हमारे लिए प्रॉफिट होता है, कंपनी के सारे प्रॉफिट शेयर होल्डर फंड हेडिंग में और सब हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस में पड़े रहते हैं। रिजर्व के लिए हेडिंग शेयर होल्डर फंड्स एंड सब हेडिंग क्या रहती है, रिजर्व एंड सरप्लस, पूरा लिखना है, रिजर्व एंड सरप्लस में रहती है, ठीक है। नेक्स्ट आइटम 5th, अच्छा इस तरह का ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है और इसी तरह से अटेम्प्ट करना होता है। सीरियल नंबर, आइटम, मेजर हेडिंग, सब हेडिंग, ठीक है। लूज टूल्स, लूज टूल्स, अब सुनना ध्यान से, लूज टूल इसके अंदर है नहीं लेकिन आगे आ सकता है स्पेयर पार्ट्स के नाम से भी, स्पेयर पार्ट्स। अब सुनना ध्यान से, लूज टूल एंड स्पेयर पार्ट्स। बच्चे वैसे लूज टूल होते क्या है, औजार वगैरह। तो आप कहोगे कि मैम आपने डिफाइन किया था कि करंट असेट्स होती है विच इज टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर, ठीक है। तो मतलब जो करंट असेट में आती है उनका ऑटोमेटिक प्रोसेस ऐसा होता है कि वो कैश में कन्वर्ट होती रहती हैं। तो आप कहोगे कि मैम औजार वगैरह तो कैश में कन्वर्ट नहीं होते। डेफिनेट है आपकी सोच के अकॉर्डिंग ही नॉन करंट असेट में आना चाहिए, लेकिन अब मेरी बात को ध्यान से सुनना बच्चे। लूज टूल और ये स्पेयर पार्ट्स वगैरह होते हैं ना, ये होते हैं सारे औजार वगैरह, ठीक है। ये क्या होता है कि इनका जो लाइफ टाइम होता है, यूजेबल टाइम पीरियड, इनके चलने का टाइम पीरियड 1 साल से कम होता है। क्यों? वो कह रहा है कि जब हम 1 साल तक इन औजारों को यूज करते हैं ना तो ये घिस जाते हैं, बिल्कुल स्क्रैप हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से हमें इनको बेचना पड़ता है और ये कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब इनका यूजेबल टाइम पीरियड, क्योंकि मशीनों के लिए जो औजार है वो कह रहे हैं जैसे हम इनको यूज करते रहते हैं तो इनका जो लाइफ टाइम पीरियड है, चलने का ही टाइम पीरियड है, वो 1 साल है। कि 1 साल में ही कहता है कि खराब हो जाते हैं, लूज टूल घिस जाते हैं बिल्कुल, तो ये स्क्रैप हो जाते हैं, हमें बेचने पड़ते हैं, तो नए खरीदने पड़ते हैं। तो इनका टाइम पीरियड 1 साल से कम है, लाइफ टाइम पीरियड, कि हमें इनको बेचना पड़ जाता है, तो ये कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से हमें इसको लूज टूल को और स्पेयर पार्ट्स को करंट असेट में रखना पड़ता है। अब बात आ रही है कौन सी सब हेडिंग में रखें, मतलब इनको बेचना पड़ जाता है क्योंकि ये स्क्रैप हो जाते हैं, तो इसलिए इनको इन्वेंट्री में रखा हो गया है एज अ स्टॉक की तरह, क्योंकि ये बेच के कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको सब हेडिंग इन्वेंट्री में रखा गया है। क्लियर? तो ध्यान रखना, लूज टूल और स्पेयर पार्ट्स ये भी करंट असेट्स हैं और सब हेडिंग किस में नजर आएंगे आपको, इन्वेंट्रीज में, ठीक है। जैसे कंपनी का सारा स्टॉक उसमें पड़ा रहता है तो लूज टूल भी इसी में पड़े रहते हैं। लूज टूल डेफिनेट नॉन करंट में आने चाहिए, लेकिन इनका यूजेबल टाइम पीरियड 1 साल के अंदर ये खराब हो जाते हैं, तो हमें इनको बेचना पड़ता है, जिसकी वजह से ये कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो विद इन 1 ईयर, जिसकी वजह से मुझे इन्हें करंट असेट में रखना पड़ रहा है, ठीक है। बस इलस्ट्रेशन 11 फिनिश हो गई बच्चे। नेक्स्ट हम करते हैं इलस्ट्रेशन 12th। ध्यान से समझना नेक्स्ट क्या होगी। देखना बच्चों, अब हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करते हैं 12th। सेम क्वेश्चन है 12th, आगे खोल के बैठो एक बारी। सेम वही चीज कह रहा है, अंडर व्हाट मेजर हेडिंग एंड सब हेडिंग विल following item be shown in the balance sheet of company as per the schedule 3rd of part 1 company act 2013। कह रहा है कंपनी एक्ट 2013 के शेड्यूल 3rd पार्ट 1 के अकॉर्डिंग कि जो फॉलोइंग आइटम है ये कौन सी हेडिंग और कौन सी सब हेडिंग में शो ऑफ होंगी। ये सारी बैलेंस शीट की आइटम उसने क्लियर बोला है। तो देखना, नेट लॉस शोन बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस।
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस दिया हुआ है, आपको पता है प्रॉफिट और लॉस सारे शेयर होल्डर फंड और सब हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस में आते हैं। तो हेडिंग तो बनेगी बच्चे शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर फंड्स एंड सब हेडिंग बनेगी रिजर्व एंड सरप्लस, ये बनेगी। लेकिन रिजर्व एंड सरप्लस में ये ऐसे नहीं दिखाया जाएगा, प्लस आइटम में नहीं, एज नेगेटिव आइटम। मतलब 4 लाख का अगर लॉस हुआ है तो इस तरह से दिखाएगा, जो एक नेगेटिव आइटम को शो करेगा। मतलब शेयर होल्डर फंड हेडिंग में, रिजर्व एंड सरप्लस में, लेकिन ऐसे ब्रैकेट में दिखाया जाता है लॉस, तो इसलिए इसके आगे लिखना होता है एज नेगेटिव आइटम। ठीक है, एज ए नेगेटिव आइटम दिखाया जाएगा। यस, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, आपको पता है प्रेफरेंस शेयर, जैसे कल मैंने बताया था डिबेंचर्स की पेमेंट करने के लिए एक रिजर्व खुलता है, डिबेंचर रिडम्पशन फंड या सिंकिंग फंड। उसी तरह से प्रेफरेंस शेयर्स की पेमेंट करने के लिए भी एक रिजर्व खुलता है, जिसे हम कहते हैं कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। रिजर्व सारे प्रॉफिट से बनते हैं, तो इसलिए सारे रिजर्व शेयर होल्डर फंड्स हेडिंग में और सब हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस में पड़े रहते हैं। तो रिजर्व की हेडिंग शेयर होल्डर फंड्स एंड सब हेडिंग क्या बनेगी, रिजर्व एंड सरप्लस। नेक्स्ट, बॉन्ड इश्यूड बाय कंपनी। बॉन्ड इज जस्ट लाइक अ डिबेंचर। जिस तरह से डिबेंचर इशू होते हैं उसी तरह से बॉन्ड इशू होते हैं। डिबेंचर इशू करके भी कंपनी को लोन मिलता है, बॉन्ड इशू करके भी कंपनी को लोन मिलता है। ठीक है, और जब तक क्वेश्चन में क्लियर ना हो, डिबेंचर और बॉन्ड इशू करके कंपनी को जो लोन मिलता है वो लॉन्ग टर्म होता है, तो विद इन 1 ईयर वापस नहीं होता। इसलिए बॉन्ड का पैसा भी कंपनी की नॉन करंट लायबिलिटी है। ठीक है, और नॉन करंट लायबिलिटीज में सब हेडिंग किस में पड़ा रहता है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, क्योंकि बॉन्ड इशू करके भी कंपनी को जो लोन मिलता है वो लॉन्ग टर्म मिलता है। इसलिए कौन सी सब हेडिंग में पड़ा रहता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स इसमें पड़ा रहता है। नेक्स्ट, आगे बुक खोल के बैठो। लोन रीपेबल ऑन डिमांड, ऐसा लोन जो हमें डिमांड पे वापस करना है। मतलब अगर मेरे पास 10 दिन के बाद नोटिस आया कि लोन वापस करना है तो मुझे करना पड़ेगा, तो डेफिनेट है ये मेरी कैसी लायबिलिटी हो गई, करंट लायबिलिटी, क्योंकि नॉन करंट लायबिलिटी होती है जो 1 साल के बाद वापस करना है। डिमांड मतलब जब डिमांड हुई हमें ये वापस करना पड़ेगा, तो डेफिनेट है लोन रीपेबल ऑन डिमांड, मतलब जब कहा हमें वापस करना पड़ेगा, तो ये मेरी करंट लायबिलिटीज बन गया। ठीक है, करंट लायबिलिटीज। और डेफिनेट है जब वो क्या लोन है, तो आपको पता है करंट लायबिलिटीज के अंदर एक सब हेडिंग रहती है हमारी बोरोइंग की, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। तो ये लोन हमारी शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आ जाएगा, क्योंकि जितने भी कंपनी शॉर्ट टर्म लोन लेती है वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आते हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। आगे चलो, नेक्स्ट अनपेड डिविडेंड, जो मैंने इससे पहले उसमें बताया था, अनक्लेम डिविडेंड को अनपेड डिविडेंड भी कहते हैं। लेकिन ऐसा डिविडेंड जो अभी पे नहीं हुआ लेकिन विद इन 1 ईयर पे हो जाता है, इसलिए कौन सी उसमें आएगा, करंट लायबिलिटी। वैसे स्पेलिंग पूरी लिखनी है, ऐसे नहीं लिखना, करंट लायबिलिटीज। और कौन सी सब हेडिंग में पड़ा रहता है ये, अदर करंट लायबिलिटीज, क्योंकि डिसाइड कर लिया करो डिविडेंड बोरिंग तो है नहीं, लोन तो है नहीं, फिर ट्रेड पेबल भी नहीं है, प्रोविजन भी नहीं है, तो इसलिए सब हेडिंग अदर करंट लायबिलिटीज में। उसके बाद बिल्डिंग, बिल्डिंग आप सबको पता है कैसी असेट होती है, नॉन करंट असेट्स। और कौन सी सब हेडिंग में पड़ी रहती है, फिक्स्ड असेट। और फिक्स असेट में भी 4 पॉइंट्स हैं, टेंजिबल, इंटेंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल असेट, अंडर डेवलपमेंट। ठीक है, तो फिक्स असेट, बिल्डिंग मेरी टेंजिबल असेट है, तो ये टेंजिबल असेट में आएगा, टेंजिबल असेट्स। उसके बाद बचे आता है ट्रेडमार्क। ठीक है, ट्रेडमार्क भी मेरी नॉन करंट असेट्स है। ठीक है, और फिक्स असेट हेडिंग में ही आएगा, लेकिन फिक्स असेट में नेक्स्ट पॉइंट है इंटेंजिबल, तो ये इंटेंजिबल असेट में आएगा, इंटेंजिबल असेट्स। ठीक है, नेक्स्ट रॉ मटेरियल। आपको पता है रॉ मटेरियल मतलब स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, और कंपनी में कैसा भी स्टॉक हो, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश, स्टॉक ऑफ फिनिश, कैसा भी स्टॉक हो, सारा का करंट असेट में आता है हमारा। ठीक है, तो करंट असेट्स में
और सब हेडिंग किस में पड़ा रहता है, इन्वेंट्रीज में। ठीक है, ये हमारी खत्म हो गई बच्चे इलस्ट्रेशन 12। ठीक है, मेरी ख्याल से हो जाएगा ये चीज, क्या खत्म हो गई हमारी इलस्ट्रेशन 12। क्लियर। देखना बच्चों, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करते हैं, इलस्ट्रेशन 13। फिर से वही, ये आपको क्वेश्चन गिवन है, इस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है कि ये जितनी भी आइटम्स हैं ये कौन सी हेडिंग और कौन सी सब हेडिंग में आएंगी। ठीक है, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले है बैलेंस विद बैंक, बैंक का बैलेंस। आपको पता है कैश का बैलेंस हो, बेशक से वो बैंक का बैलेंस हो, दोनों बिजनेस की करंट असेट्स हैं, तो इसकी हेडिंग तो बनेगी मेरी करंट असेट्स और सब हेडिंग बनेगी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस इस सब हेडिंग में पड़ा रहता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इसमें पड़ा रहता है। उसके बाद है बच्चे इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, डिबेंचर में पैसा इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट हो गई मेरी, ये हमने बाहर पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, तो आपको पता है जब तक इन्वेस्टमेंट के साथ शॉर्ट टर्म ना हो, तो मैंने कहा था सारी इन्वेस्टमेंट आपकी लॉन्ग टर्म रहेंगी। क्या रहेंगी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहेंगी। मतलब इन्वेस्टमेंट मेरी असेट है तो लॉन्ग टर्म रहेगी, तो ये नॉन करंट असेट बनी। ठीक है, नॉन करंट असेट्स और सब हेडिंग किसमें पड़ी रहती है, इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में, जो दूसरी ये सब हेडिंग है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद है बच्चे आउटस्टैंडिंग सैलरी, बेशक से वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कुछ भी हो, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस। आपको पता है इनका मीनिंग होता है एक्सपेंसेस रिलेटेड टू करंट ईयर बट नॉट पेड। लेकिन ये जितने भी आउटस्टैंडिंग वगैरह होते हैं विद इन 1 ईयर एक्सपेंसेस पे हो जाते हैं, इसलिए ये मेरी करंट लायबिलिटी होते हैं। ठीक है, तो हेडिंग किसमें पड़े रहते हैं, करंट लायबिलिटीज। अब करंट लायबिलिटीज में सब हेडिंग है 4, शॉर्ट टर्म बोरिंग, लोन ये है नहीं, क्रेडिटर बीपी भी नहीं है और प्रोविजन भी नहीं है, तो इसलिए किसमें पड़े रहेंगे, अदर करंट लायबिलिटीज। आगे चलो, उसके बाद ऑथराइज कैपिटल। आपको पता है ऑथराइज होती है ये जो शेयर होल्डर का पैसा होता है, मतलब शेयर इशू का, मतलब वैसे ऑथराइज होती है जितने की परमिशन, लेकिन है तो ये सारा शेयर होल्डर का पैसा ना, तो वही उसके लिए हेडिंग बता देना, ये शेयर होल्डर फंड की आइटम है। मेजर हेडिंग इनकी शेयर होल्डर फंड्स रहती है और ये सब हेडिंग किस में रहते हैं, शेयर कैपिटल में। उसके बाद बीपी, बीपी आप सबको पता है 3 से 4 मंथ में पे हो जाता है, इसलिए करंट लायबिलिटी है। और कौन सी सब हेडिंग में पड़ा रहता है, ये ट्रेड पेबल्स। क्रेडिटर और बीपी दो इस सब हेडिंग में पड़े रहते हैं। उसके बाद ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल आपको पता है वही क्रेडिटर और बीपी को कहते हैं, हेडिंग करंट लायबिलिटीज। ट्रेड पेबल तो अपने आप में ही सब हेडिंग है, तो ट्रेड पेबल की अपनी कोई सब हेडिंग नहीं होती कि ट्रेड पेबल में 2 चीजें आती हैं, क्रेडिटर और बीपी, तो ट्रेड पेबल तो अपने आप में ही सब हेडिंग है। उसके बाद आपको मेन लास्ट चीज समझनी है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कौन से होते हैं। ध्यान से सुनना, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कौन से होते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बच्चे होते हैं विच आर incurred at the time of establishment of company। जो कंपनी की स्थापना के टाइम एक्सपेंसेस किए जाते हैं वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं। आप ये कह सकते हो कि कंपनी को स्टार्ट करने के एक्सपेंसेस, जैसे कंपनी की जब स्टार्ट होती है हमें ऑथराइज कैपिटल की परमिशन लेनी होती है सेबी से, तो उसके लिए कुछ फीस देनी होती है, वो स्टार्टिंग के खर्चे। कंपनी को स्टार्ट करते टाइम बहुत सारे डॉक्यूमेंट तैयार करने पड़ते हैं, वो एक्सपेंसेस। दैट मीन्स कंपनी को स्टार्ट करने के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, मतलब इन्हें हम कह सकते हैं स्टार्टिंग के एक्सपेंसेस। इनकी एंट्री क्या होती है, जब ये स्टार्टिंग के एक्सपेंसेस होते हैं तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की एंट्री होती है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये होती है। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये जो एक्सपेंसेस हैं आप सबको पता है ये एक्सपेंसेस सारे एक्सपेंसेस कहाँ से राइट ऑफ होते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। अगर राइट ऑफ नहीं होते तो इनका क्या बचता है, बैलेंस। अगर ये राइट ऑफ नहीं हुए तभी तो इनका बैलेंस बचेगा, तभी तो बैलेंस शीट में नजर आएगा। लेकिन ध्यान रखना, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एक ऐसा एक्सपेंस है जो स्टार्टिंग के एक्सपेंसेस होते हैं। ये ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो हर साल बिना कहे
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ हो जाते हैं, इनका बैलेंस बचता ही नहीं है, ये राइट ऑफ हो जाते हैं पहले साल ही स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। तो इन खर्चों का कभी भी बैलेंस नहीं बचता। कैसे? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस डेबिट है, खत्म करने के लिए पहले साल के एंड में क्रेडिट हो जाते हैं, और ये कहाँ से राइट ऑफ हो जाते हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस डेबिट है, डिक्रीज पे क्रेडिट, तो ये साथ ही साथ पहले साल ही राइट ऑफ हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से इन खर्चों का कभी बैलेंस नहीं बचता, तो ये बैलेंस शीट में शो ऑफ नहीं होते। तो अब उसने पूछा था ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बैलेंस शीट में कहाँ शो ऑफ होता है, तो ये शो ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपने रीजन बताना है, इट नॉट शोन इन बैलेंस शीट, ऐसे लिखना है आपने वर्ड कि इट नॉट शोन इन बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट में शो ऑफ नहीं होता। क्यों? अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 it will be written off in that year in which they are incurred। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग ये खर्चे जिस साल होते हैं उसी साल ही ये राइट ऑफ हो जाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। जब ये राइट ऑफ हो जाते हैं तो इनका बैलेंस ही नहीं बचता, इसलिए ये बैलेंस शीट में शो ऑफ ही नहीं होते। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के बच्चे कोई भी मेजर हेडिंग सब हेडिंग नहीं होती, तो आप इसके लिए यहाँ लिखोगे इट नॉट शोन इन बैलेंस शीट, it not shown in balance sheet because according to accounting standard 26 it will be written off, it will be written off in that year in which they are incurred, in which they are incurred। क्योंकि incurred मतलब जिस साल ये होते हैं, in which they are incurred उसी साल में ये राइट ऑफ हो जाते हैं, लेकिन किस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होते हैं वो बताना है। तो आपने ये पूरा इस तरह से लिखना है, बुक में भी देखो इस तरह से लिखा हुआ है, नॉट शोन इन बैलेंस शीट, नॉट शोन इन बैलेंस शीट बिकॉज अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है, क्योंकि ये उस साल राइट ऑफ हो जाते हैं जिस साल ये होते हैं, तो इनका बैलेंस नहीं बचता है, इसकी वजह से ये बैलेंस शीट में शो ऑफ नहीं होते। तो ये फिनिश हो गई बच्चे हमारी इलस्ट्रेशन 13, ठीक है। देखना बच्चे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन 14 बच्चे। लेकिन इन सम को करने से पहले जो मैंने उस दिन स्कूल में बैलेंस शीट समझाई थी, उनकी हेडिंग और सब हेडिंग उनमें क्या क्या आता है वो पहले करोगे, तब जाके ही अब सम कर पाओगे, ऐसे नहीं कर पाओगे, ठीक है। सारी हेडिंग सब हेडिंग आनी चाहिए। उसके बाद बच्चे आ रहा है, आपको ध्यान होगा एक दिन मैंने नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट असेट में पहली सब हेडिंग है फिक्स असेट। फिक्स असेट्स में 4 पॉइंट्स थे, टेंजिबल, फिर था इनटेंजिबल। जैसे टेंजिबल में तो बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी ये सारे आ गए। इनटेंजिबल में गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट ये सारे आ गए। उसके बाद कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ये आया था आपका, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। एक मिनट बच्चे जरा, ठीक है, एक दिन आया था कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, आपको ध्यान होगा असेट साइड में आया था। यस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। मैंने कहा था कि बिल्डिंग खाली है तो टेंजिबल होगी, लेकिन अंडर कंस्ट्रक्टेड है, मतलब बिल्डिंग का अभी बनी नहीं है, काम चल रहा है, तो वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस उसमें आएगा। लिखोगे नॉन करंट असेट, सब हेडिंग फिक्स असेट, लेकिन फिक्स असेट के ब्रैकेट में टेंजिबल नहीं लिखोगे, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस लिखोगे। उसी तरह से जैसे आपको पता है पेटेंट होता है प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने का राइट, जैसे रेनॉल्ड्स की कंपनी है उसको पेटेंट राइट मिला हुआ है कि उसके जैसे पेन और कंपनी नहीं बना सकती, तो वो पेटेंट राइट हमारी नॉन करंट असेट्स है, सब हेडिंग फिक्स असेट में रहता है और इनटेंजिबल में रहता है। लेकिन जैसे अभी पेटेंट का जो आपको पता है जो राइट लेने के लिए हमें अपने आप को रजिस्टर्ड कराना पड़ता है, तो पेमेंट वगैरह ये सारा करना पड़ता है, तो ये काम अभी चल रहा है, तो उसके लिए लिखा होगा पेटेंट डेवलप बाय कंपनी, मतलब अभी काम चल रहा है। तो उस केस में आप इसे इंटेंजिबल असेट में ना दिखा के इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट, मतलब अभी उसकी चल रही है हमारी काम, तो उस टाइम उसे उसमें दिखाएंगे हम, ठीक है। तो देखना ध्यान से, तो पहले लिखा हुआ है पेटेंट,
तो आप सबको पता है पेटेंट मेरी नॉन करंट असेट्स है और सब हेडिंग किस में रहेगा, ये फिक्स असेट में रहेगा। और फिक्स असेट में भी किस में रहेगा, इनटेंजिबल असेट्स में रहेगा। किस में रहेगा, इनटेंजिबल असेट्स में। उसके बाद है पेटेंट बीइंग डेवलप्ड बाय कंपनी, मतलब अब डेवलप किया जा रहा है अभी, ठीक है, तो नॉन करंट असेट्स में ही रहेगा, लेकिन सब हेडिंग फिक्स असेट में रहेगा, लेकिन इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट में रहेगा, मतलब अभी इसकी प्रोसेस चल रही है, अंडर डेवलपमेंट इसमें रहेगा। उसके बाद है बच्चे लोन रीपेबल ऑन डिमांड, ऐसा लोन हमें जो डिमांड पे वापस करना है, तो डेफिनेट है मेरी करंट लायबिलिटी हुई, और लोन है तो इसलिए कौन सी बोरिंग बनी है, शॉर्ट टर्म बोरिंग, क्योंकि सारे लोन जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं शॉर्ट टर्म बोरिंग में रहेंगे। कंप्यूटर मेरी नॉन करंट असेट्स है, बच्चे स्पेलिंग पूरी लिखनी है ये। और सब हेडिंग किस में रहेगा, फिक्स असेट, और फिक्स असेट में भी किस में रहेगा, टेंजिबल असेट में, क्योंकि कंप्यूटर को हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। गुड्स एक्वायरिंग फॉर ट्रेडिंग, गुड्स एक्वायरिंग मतलब जो माल हमने खरीदा है बेचने के लिए, तो माल तो मेरी असेट है, स्टॉक तो मेरी असेट है, करंट असेट्स है, और किस में पड़ा रहता है, इन्वेंट्रीज में, वो कैसा भी स्टॉक हो, ठीक है, इन्वेंट्रीज में पड़ा रहता है। ये हमारी खत्म हो गई बच्चे इलस्ट्रेशन 15, ठीक है। देखना बच्चे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन 15। सेम वही क्वेश्चन है, आइटम्स बार बार चेंज हो रही हैं। कह रहा है कौन सी हेडिंग और कौन सी सब हेडिंग में आएगा। स्टेट अंडर विच मेजर हेडिंग एंड सब हेडिंग ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल प्रेजेंटेड इन बैलेंस शीट। कह रहा है बैलेंस शीट में ये कौन सी हेडिंग और कौन सी सब हेडिंग में आएगा। कॉल्स इन एडवांस, आपको पता है शेयर होल्डर कंपनी में कॉल के पैसे एडवांस भेजते हैं, तो अगर कंपनी में प्रोविजन नहीं होता तो ये विद इन 1 ईयर वापस हो जाते हैं। तो जब तक वापस नहीं हुए कंपनी की बैलेंस शीट में ये करंट लायबिलिटी में ही पड़े रहते हैं। और कौन सी सब हेडिंग में आनी चाहिए, लोन तो है नहीं, ना क्रेडिटर बीपी है, ना प्रोविजन है, तो अदर करंट लायबिलिटी में पड़े रहते हैं। पूरा लिखना है करंट लायबिलिटीज पहले। अब है एक्रूड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। आपको पता होगा कि जैसे शेयर होल्डर ने एडवांस मनी भेजी है, जितने महीने वो जल्दी पैसे भेजता है तो कंपनी उस एडवांस पे इंटरेस्ट देती है, और उसने वर्ड, और आपको पता है ये इंटरेस्ट मिलता नहीं है, कंपनी को देना पड़ता है, ठीक है। और लिखा है आउटस्टैंडिंग एक्रूड इंटरेस्ट मतलब आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, तो ये अभी देना बाकी है, लेकिन विद इन 1 ईयर ये भी पे हो जाता है। जब कॉल्स इन एडवांस विद इन 1 ईयर वापस हो जाता है तो उसका इंटरेस्ट भी विद इन 1 ईयर ही पे होगा, तो ये भी करंट लायबिलिटी है। और लोन है नहीं, ट्रेड पेबल नहीं है, प्रोविजन नहीं है, तो इसलिए कौन सी सब हेडिंग में पड़ा रहता है, ये भी अदर करंट लायबिलिटी। उसके बाद प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। आपको मैंने 2-3 प्रोविजन ही शॉर्ट टर्म बताए थे, और आपको पता है ये तो रिटायरमेंट बेनिफिट, रिटायरमेंट के एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के बेनिफिट देने के लिए प्रोविजन बना हुआ है, तो ये तो कंपनी का लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, तो ये नॉन करंट लायबिलिटीज है। और कौन सी सब हेडिंग में पड़ा रहता है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में। उसके बाद स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट, अभी अभी मैंने आपको बताया था लूज टूल एंड स्पेयर पार्ट्स, ठीक है। स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स, कुछ भी हो वही स्पेयर पार्ट्स है, स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स। एक्चुअली ये नॉन करंट असेट होने चाहिए, लेकिन इनका जो लाइफ टाइम है, यूजेबल टाइम पीरियड, वो 1 साल से कम होता है। एक साल से में ही ये खराब हो जाते हैं, तो हमें बेचने पड़ते हैं, तो कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से मुझे इनको करंट असेट में लिखना पड़ता है, और ये बेच दिए जाते हैं, इसलिए ये इन्वेंट्रीज में रख दिए जाते हैं। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अब आप कहोगे कि मैम शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस ये दिया हुआ है या लिया हुआ है। अब आपको कुछ कंफ्यूजन है, क्योंकि लेंगे तो मेरी लायबिलिटी है, दिया तो मेरी असेट है, तो आपको इसका आंसर दोनों के अकॉर्डिंग करना है। बुक में उसने एक के अकॉर्डिंग किया, तो मुझे क्या पता ये लिया है या दिया है, तो आप दोनों के अकॉर्डिंग लिखोगे। अगर ये लोन दिया हुआ है, शॉर्ट टर्म है, तो करंट असेट है, और सब हेडिंग किस में आएगा, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, सब हेडिंग है। और अगर ये लोन लिया हुआ है
तो करंट लायबिलिटी हेडिंग में आएगा, और सब हेडिंग किस में पड़ा रहेगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में। बुक में उसने एक के अकॉर्डिंग आंसर किया, जबकि दोनों के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मुझको क्या पता ये लोन लिया है या दिया है। उसके बाद कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, आपको ध्यान, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस नॉन करंट असेट्स हेडिंग में आता है। नॉन करंट असेट, सब हेडिंग फिक्स असेट। फिक्स असेट के ब्रैकेट बुक में उसने लिखा हुआ है टेंजिबल, ये गलत है, क्योंकि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस फिक्स असेट के अंदर 4 पॉइंट है, टेंजिबल, इंटेंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट। तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अपने आप में ही यहाँ का पॉइंट है, तो ये ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है बच्चे डिजाइन, सॉरी कहाँ चल रहे थे हम, यस डिजाइन। डिजाइन बच्चे ट्रेडमार्क को ही कहते हैं, जस्ट लाइक अ ट्रेडमार्क। तो मेरी नॉन करंट असेट्स है, ठीक है, और सब हेडिंग फिक्स असेट और इंटेंजिबल। ठीक है, लाइक अ ट्रेडमार्क। ये खत्म हो गई मेरी इलस्ट्रेशन 15। नाउ वी विल स्टार्ट द इलस्ट्रेशन 16। बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में हम करते हैं इलस्ट्रेशन 16।